जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आप लोग के दुआओं का असर है कि अब मैं बिल्कुल फिट हूं और आपके साथ हूं। तो चलिए मिलकर अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले चलते हैं। तो इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है संविधान की उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। आपसे पूछा कि अब तक संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। यह संशोधन कब हुआ? तो यह संशोधन जो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह संविधान संशोधन हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये 3 शब्द दे देंगे। आपसे पूछा कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इस संशोधन के बाद भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। आपसे पूछा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वह 7 थी। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन से थे? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपसे पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में दिया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, जो पहले पूरा हो जाए। यूपीएससी भारत की संवैधानिक संस्था है जो अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं की भर्ती परीक्षा आयोजित कराती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। आपसे पूछा कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह पद संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है। यह पद जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति या अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। नियुक्त के लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है और उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड का संविधान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित करने का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को संसद में प्रतिनिधित्व देना है। ये नामांकित सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते बल्कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। कब कब संशोधन हुआ था? तो 1985 में यह संशोधन हुआ था। इसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, या इसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इस अनुसूची में प्रावधान है कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य सांसद इस अनुसूची में प्रावधान है कि यदि कोई निर्वाचित सांसद या विधायक पार्टी बदलता है या पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। आपसे पूछा है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित एक प्रमुख हिल स्टेशन है। इसे इसलिए सतपुड़ा की रानी कहा जाता है क्योंकि इसकी सुंदर घाटियां, झरने और हरियाली इसे अन्य पर्वतीय स्थलों से अलग बनाती है। पंचमढ़ी का मौसम ठंडा और मनोरम है जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाद्री इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाद्री भारत का आर्कटिक उत्तरी ध्रुव क्षेत्र यानी कि अनुसंधान केंद्र है। यह केंद्र साइंस और आर्कटिक रिसर्च के लिए स्थापित किया गया है और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर अध्ययन आदि पर शोध करता है। ध्यान दें कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, क्या तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के अंटार्कटिक यानी कि दक्षिण ध्रुव शोध केंद्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कविराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को उसकी संगीत एवं काव्य प्रतिभा के कारण कविराज की उपाधि प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख हर्षवर्धन के समय लेख में उनके विषयों का वर्णन मिलता है। वह बीड़ा वादन में निपुण था, इसलिए उसे बीड़ा पाड़ी भी कहा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर को 1967 में पहला ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? तो 1967 में पहला ग्रैमी अवार्ड जो है बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस सीडी में मिला था। उन्होंने कुल 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा पंडित विश्वमोहन भट्ट को 1994 में उस्ताद जाकिर हुसैन और AR रहमान भी बाद में ग्रैमी विजेता बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप स्थित इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप स्थित इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणी छोर का नाम है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले कन्याकुमारी को दक्षिण सिरे के रूप में जाना जाता था, लेकिन सटीक भौगोलिक गणना के अनुसार इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण है। यह स्थल समुद्री नेविगेशन और भूगोल अध्ययन में महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। आपसे पूछा कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केसर ए हिंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद उनके सेवा कार्यों और सत्याग्रह आंदोलन के लिए केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो कि हुआ था के बाद गांधी जी ने इस उपाधि को विरोध स्वरूप
त्याग दिया। केसर इंद का अर्थ है भारत का सम्राट, यानी कि भारत का सम्राट का सेवक, ब्रिटिश सम्राट की निष्ठा के प्रतीक के रूप में दी जाती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014 में। भारत का योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की कि योजना आयोग को समाप्त किया जाएगा। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन था। नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को नीति निर्माण में साझेदार बनाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भीम का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा कि भीम का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप को 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। यह ऐप एनपीसीएल यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। यह यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इन सभी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पूछ लेता एग्जाम पर। यह यूपीआई पर आधारित है जिसे सीधे बैंक खातों से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। इसका नाम भीमराव अंबेडकर के सम्मान में रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 84 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। यह भी निर्धारित करना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करना हो। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 83 जो है संसद का कार्यकाल, लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा स्थायी निकाय है। अनुच्छेद 82 जो है जनगणना के बाद सीटों के पुनः वितरण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। इसका संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। आपसे पूछा है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है किसे समर्पित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान शिव को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों के समय हुआ था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसका विस्तार कराया। विरूपाक्ष मंदिर को हम्पी समूह के स्मारकों में शामिल किया गया है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी समितियां से संबंधित है। ऑप्शन डी से संबंधित है। अनुच्छेद 43 भी को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। यह भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। इसमें प्रावधान है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहकारी समितियों का गठन, कार्य और संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना है। सहकारी समितियां किसानों, कारीगरों और ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है। आपसे पूछा है कि हाल ही में देना बैंक का और विजया बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के विलय की प्रक्रिया शुरू की। देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। यह विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ। इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, एसबीआई और पीएनबी के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। आपसे पूछा है कि नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेन वॉन की आत्मकथा है। नो स्पिन महान ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉन की आत्मकथा है। यह पुस्तक वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी। इसमें शेन वॉन ने अपने क्रिकेट कैरियर, निजी जीवन, उपलब्धियों और विवादों के बारे में खुलकर लिखा है। शेन वॉन को क्रिकेट इतिहास के महानतम गेंदबाजों में गिना जाता है और उन्होंने 708 टेस्ट विकेट लिए थे। कितने? तो 708 टेस्ट विकेट लिए हैं शेन वॉन। इनकी आत्मकथा है नो स्पिन। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। आपसे पूछा है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।